ओके सो देखो यहाँ पे आज की जो क्लास है, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 13.2 इज बेस्ड ऑन योर इंडिपेंडेंट इवेंट। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस क्लास के अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेंगे। सो दो इवेंट, टू इवेंट्स, लेट्स से A and B are said to be independent। हम दोनों इवेंट को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? अगर probability of A intersection B is equal to probability of A into the probability of B। सो दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट तभी होते हैं अगर आप इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपकी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज के इक्वल आ रहा है तो उस इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। सिंपल सी कंडीशन हमें डिस्कस कर रखनी है। इस पे कुछ फॉर्मुलेज हमें लेके चलने हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर कुछ बेसिक्स फॉर्मुलेज हैं। यूनियन वाला फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ही होगा, वो तो लेकर ही चलना है। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, तो आप उसे लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, लेट्स से अगर बोला जा रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उस केस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। देखिए क्वेश्चन कई बार आता भी है, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी आप निकालो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, मिक्स नहीं करनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है उसमें कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए और बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आनी चाहिए। राइट, तो ये दो हमारे फॉर्मुले क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो अब इंपॉर्टेंट लेवल पर है, मान के चलते हैं लेट्स से अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी मेरे इंडिपेंडेंट है। लेट्स से इन दैट केस probability of A intersection B bar is equal to probability of A into probability of B bar। probability of A bar intersection B is equal to probability of A bar into the probability of B। यानी बेसिकली देखो ध्यान से हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, इंटरसेक्शन को इनटू में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली इतना ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन जो भी दिया जा रहा है आपको ने उसको इनटू में कन्वर्ट करना है, और यहाँ भी तो यही काम किया है। लेकिन उसके लिए आपका इवेंट्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो आइदर क्वेश्चन में दिया होता है इंडिपेंडेंट या फिर बेसिकली आपको प्रूव करके फिर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी बार, जिसको यूजुअली हम ए माइनस बी भी बोलते हैं, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू द प्रोबेबिलिटी बी बार। ए बार इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट ये फॉर्म तभी यूज करनी है अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट हैं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आपको यूज करना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन 1 में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है विच इज 3/5, probability of B is equal to 1/5। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है A इंटरसेक्शन B की, और यहाँ पर A और B आपके इंडिपेंडेंट गिवन है। ठीक है, सो A की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, B की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और A और B इंडिपेंडेंट है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 3/5 into 1/5, आंसर इज 3/25। परफेक्ट आंसर, 1 मार्क में आ गया क्वेश्चन पूरा खत्म। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया बिल्कुल, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, इसकी अब एप्लीकेशंस कैसे आती हैं वो एक बार देखिए। ठीक है,
जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are black. So if I say both cards are black, तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, A और B के अंदर. So first black card और B को लिखते हैं second black card. So what is the probability of A? अब ब्लैक टोटल कितने होते हैं? जैसे मान लीजिए 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है, 26 आपके रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं. सो पहला कार्ड आपने निकाला ब्लैक कार्ड 26 आउट ऑफ 52 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब एक कार्ड तो निकाल दिया हमने ब्लैक कार्ड, ठीक है. तो अब कितने बचे मेरे पास? टोटल 25 विदाउट रिप्लेसमेंट है. टोटल थे पहले 26, एक कार्ड हम निकाल चुके हैं, तो ब्लैक कार्ड कितने बचे? 25. टोटल में कम होगा, वो 51 हो गया. तो सेकंड ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/51. अभी आपको कैंसिल हो नहीं सकता, इसको ऐसे छोड़ दो. यू नीड बोथ ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, बोथ मतलब इंटरसेक्शन. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर पहला ब्लैक कार्ड दूसरे ब्लैक कार्ड में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली है, तो उसको लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 26/52. ये आपका आई थिंक 25/51, 26 नहीं आएगा, 25/51. सो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, 25/102 इज योर आंसर. तो लीस्ट तक छोड़ना है आपको आंसर के, ठीक है. दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2. A box of orange is inspected by examining 3 random selected orange. We go with question number 3 now, exercise 13.2. A box of orange is inspected by examining 3 random selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that the box containing 15 oranges, out of which the good oranges आपको गिवन है 12 और बैड मतलब खराब जो है वो आपको 3 दिया हुआ है. टोटल आपका आ गया 15 ऑरेंजेस. डिवाइड हमेशा हम 15 से करेंगे. क्वेश्चन ये कि इसमें 15 जो ऑरेंजेस गिवन है एक बास्केट के अंदर, उसमें से आपको 3 ऑरेंजेस पिक करने हैं, वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट. यानी अगर आपने एक ऑरेंज को निकाल लिया, उसको आपको साइड में रखना है. अब टोटल बचे 14, उन 14 से एक को निकालिए, उसको इंस्पेक्ट करिए, उसको साइड में रख दीजिए. एक और ऑरेंज निकालिए, वो है आपके 13 में से, उसको देखिए, अगर वो तीनों के तीनों ऑरेंजेस सही हैं तो बॉक्स अप्रूव होगा, अदरवाइज बॉक्स को आप रिजेक्ट कर दीजिए. ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कहीं भी जगह पे कि हम पूरा बॉक्स चेक नहीं करते, रैंडमली कुछ बेसिकली आइटम्स को निकालते हैं, अगर वो ठीक है तो बॉक्स को अप्रूव कर देते हैं, अगर उनमें से कोई भी गलत हो जाता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. ये नॉर्मल प्रैक्टिस है. तो यहाँ पे 3 बेसिकली फ्रूट्स को निकाला गया, ऑरेंजेस को निकाला गया. तो एक काम करते हैं, ए को मान लेते हैं फर्स्ट गुड ऑरेंज ड्रॉन, बी को सेकंड गुड ऑरेंज ड्रॉन, सी को थर्ड गुड ऑरेंज ड्रॉन. ठीक है. अब इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहला गुड ऑरेंज कितने हैं? 12 आउट ऑफ 15. कैंसल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 4/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेकंड गुड ऑरेंज 11/14, बिकॉज एक ऊपर कम करना है, एक नीचे कम करना है. ठीक है. इसी तरीके से साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी निकाल लेते हैं, और वो आपका आ जाएगा 10/13. ठीक है. एक एक कम कर दिया. अब वो कह रहे कि बॉक्स को मुझे अप्रूव कराना है. वो कब होगा? जब 3 गुड ऑरेंज होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी तीनों ठीक होने चाहिए. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सारी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 4/5, बी की प्रोबेबिलिटी 11/14, सी की प्रोबेबिलिटी 10/13.
इसको और देख लेते हैं, ये आपको आ गया 7, ये आपका 2, सो डबल 2, और तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसे हटा देते हैं, और कुछ कैंसिल हो रहे हैं नहीं, तो आंसर हो गया आपका 44 डिवाइडेड बाय आई थिंक 91। एक बार देखते हैं 4 में कह रहे हैं A fair coin and unbiased dice are tossed। अब देखो साइमल्टेनियसली गेम चल रहा है ये कि आपने कॉइन को भी टॉस किया और एक हमें डाई को भी रोल आउट किया है। तो अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम आ गया हेड टेल, डाई को रोल करेंगे तो आउटकम आ गया 1 2 3 4 5 6 1 अगेन 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास टोटल आपके सैंपल्स के साथ है। ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो इवेंट है ए और बी। ए का मतलब है हेड appear on the die, so it can be h1 h2 h3 h4 h5 h6, और b का मतलब है यहाँ पर इन दिस केस में 3 ऑन द डाई, नहीं डाई पे बेसिकली 3 आना चाहिए। अब डाई पे अगर 3 आ रहा है तो आपको जो आपके पास है वो है h3 एंड p of 3, so it can be h3 और p of 3। साथ में इसका इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, तो आपको आएगा h3। अब कम बैक टू द प्रोबेबिलिटी, आपको चेक करने की वो इंडिपेंडेंट है नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको चेक करना है, इंटरसेक्शन में एक आउटकम है आउट ऑफ 12, ए के अंदर आपके 6 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 12 और बी में 2 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 12, सो आंसर बिकम 1/12 इज इक्वल टू 1/12। बिकॉज दोनों सेम आ गए तो आप सीधा लिखोगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इट मींस कोई भी इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। दैट बिकम क्वेश्चन 4। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस लिखना है, ए और बी लिखना है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और अगर चेक करने के लिए बोला गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है तो आपको सिंपली इसको चेक करना है, इस कंडीशन को चेक करना है। अगर कंडीशन वेरीफाइड है तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर कंडीशन वेरीफाइड नहीं है इट मींस ए और बी आपके इंडिपेंडेंट नहीं है। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, क्वेश्चन 5 के अंदर वहां भी सेम कॉन्सेप्ट गिवन है कि ए और बी इवेंट हमें निकालने और चेक करने की इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। क्वेश्चन 5 इन दिस केस will be a die marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green। so 6 आउटकम्स होते हैं, डाई एक ही है, सो बट वो कह रहा है R1 R2 R3 और ग्रीन 4 ग्रीन 5 ग्रीन 6, तो ये आपके आउटकम्स हैं। तो 1 2 3 जो नंबर है वो रेड पे है और 4 5 6 नंबर आपके ग्रीन पे गए हैं। द मीनिंग ऑफ ए इज द नंबर इज इवन। अब नंबर इवन होना चाहिए, तो R2 हो सकता है, G4 हो सकता है, G6 हो सकता है। अब B की बात करते हैं, और B का मतलब है द नंबर इज रेड, so it may be R1 R2 R3। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट है सिर्फ R2। तो आपको अगेन कंडीशन वही चेक करनी है इंडिपेंडेंस वाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको चेक करना है। अब इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, आउट ऑफ 6, सो 1/6। ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, आउट ऑफ अगेन 6, सो 3/6। बी में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, आउट ऑफ 6, सो 1/6 इज इक्वल टू 1/4। यह तो फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो आप लिखोगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। बस इतना ही है, यही है एक्सरसाइज के अंदर, इतना और ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। बस आपको इवेंट निकालने हैं, आपको चेक करना है, इंडिपेंडेंस कंडीशन चेक करनी है, हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, उसका कॉन्सेप्ट है। राइट, दिस ऑल अगेन क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड पेपर्स के अंदर, सैंपल पेपर्स चेक करोगे बहुत बार आया है। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 3/5, प्रोबेबिलिटी बी है पी। तो बेसिकली आपको पी की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में बोला गया है कि ए एंड बी आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इट मींस जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो यानी कितना आ जाएगा 3/5 1/2 प्लस पी माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे पी की वैल्यू आ जाएगी 1/10। फर्स्ट केस से पी की वैल्यू 1/10 आ रही है। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में कह रहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि बेसिकली इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। इट मींस 1/2 इंटू पी, यानी कि पी बाय 2 के इक्वल है। पी की वैल्यू डालनी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों से पी की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। फॉर्मूला सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो फॉर्मूले को दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अप्लाई करेंगे। देयरफॉर 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस पी बाय 2, 1/10 इज इक्वल टू पी अपॉन 2, और यहां से पी की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया बोर्ड के अंदर। कैलकुलेशन तो कितनी इजी है, करो 4 नंबर में आराम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज डन नाउ। अब इस पे इस जैसे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 9 10, अगर आप देखो 11 12, ये बिल्कुल सेम लेवल पर है। प्रोबेबिलिटीज गिवन है और दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूलेज हैं गिवन वाले। अब जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14, ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम बन जाती है, वो ध्यान रखिए। राइट, सो दिस इज डन नाउ। लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन में गिवन है ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.3, मैं इसे 3/10 कर रहा हूं टू मेक माई कैलकुलेशन मोर सिंपल। आप भी इसे हमेशा फ्रैक्शन में रखना, जब भी पॉइंट आएगा आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका है 4/10। आपको इसको कैंसिल करने का बहुत मन करेगा कि मुझसे रुका नहीं जा रहा कि 4/10 को कैंसिल करो, लेकिन आपको रुकना है, आपको 4/10 में ही छोड़ना है उसे, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है यार मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये लिखना है आपको रीजन में कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, रीजन देना है आपको यहाँ पर। तो इट विल बी 3/10 इंटू 4/10, 0.12 इज योर आंसर। 12/100 होगा, मैंने 0.12 से कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी खुद कर लीजिएगा, ए पता है आपको, बी पता है, और आप इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हो। मेन जो बात है वो है थर्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। क्वेश्चन हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंस वाला, लेकिन आ गया ये डिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप चाहो ना डायरेक्टली इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख सकते हो। उसका रीजन ये कि ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी जिसकी भाई प्रोबेबिलिटी ए बाय बी का क्या मतलब होता है कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट बी ऑलरेडी हो चुका है। बट क्वेश्चन में ए और बी इंडिपेंडेंट गिवन है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बोली है वही आपको निकालनी है। यानी कि इसका जो आंसर है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, यानी 3/10 आना चाहिए, 0.3 आना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं। 0.12 प्रोबेबिलिटी भी कितना है 0.4, जिसको हम 0.40 लिख सकते हैं, और 0.3 आ रहा है आंसर। देख लो फिक्स करके। इसी तरीके से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है तो नेक्स्ट पार्ट है इनफैक्ट, आप उसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हो, यानी कि आप उसे 0.4 लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करो, आप डायरेक्टली भी इसमें लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, काफी आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 9, दो इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए मेरे पास है विच इज 1/4, प्रोबेबिलिटी बी है 1/2,
और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है 1/8। अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/8, 1/4, 1/2, ये आपकी टू स्टेटमेंट आ गई। Therefore A and B are independent। अच्छा, ये मैंने क्यों करा इसको ना एक रीजन है। देखो आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ये बोला निकालने के लिए। अब नॉट ए का मतलब ए बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी बार। अब बिकॉज ए और बी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो आप जो इंटरसेक्शन की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। What is probability of A bar? 1 minus probability of A, and की 1 minus 1/4, 1 minus 1/2, 3/4, 1/2, 3/8 is your answer। ठीक है, this give you the question number 9। ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। So क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है probability of A, probability of B। तो probability of A गिवन है 1/2, probability of B गिवन है 7/12, और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, उसमें था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। यहाँ पर है नॉट ए और नॉट बी, तो उसमें फर्क है 1/4। तो नॉट ए का क्या मतलब होगा, ए डैश, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी डैश इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का होल बार इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरसेक्शन नहीं पता, मतलब मैं कंडीशन कैसे चेक करूंगा, इंटरसेक्शन अगर नहीं पता होगा तो पता कैसे लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। और इनफैक्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि शो दैट चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। दोबारा सुनिए, प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी गिवन है। नॉट ए मतलब ए डैश, और मतलब यूनियन, नॉट बी मतलब बी डैश। यहाँ पे लगा दिया मैंने बाय डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर बार कॉमन निकालोगे तो यूनियन आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, और यहां से इंटरसेक्शन आ रहा है तो आपका 3/4 के इक्वल आ गया। राइट, सो इंटरसेक्शन आ गया, ए आ गया, बी आ गया। अब मुझे चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको चेक करना है। इंटरसेक्शन है 3/4, ए आपका है 1/2, और बी 7/12। ऑब्वियस बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। Therefore A and B are not independent। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, कैन स्ट्रेच अप टू 4, नॉट बियॉन्ड दैट, बिकॉज क्योंकि जो 4 और 6 की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रॉपर्ली रिजर्व हैं 13.3 एक्सरसाइज यानी बेस्ड जो हम करेंगे कल, उसमें आपके वहीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बट 13.1, 13.2 से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। So now question 12 now it said a die is tossed twice। अगर हम डाई को 3 बार टॉस करेंगे तो आउटकम्स होते हैं 2 1 6, राइट। एक बार का 6, दूसरे बार का 6 और तीसरे बार का 6, टोटल आपका 2 1 6 आता है। What find the probability of getting an odd number at least once। Now this is an important one, ठीक है। What is the probability of getting odd number at least once? ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 डाइस, ऑड नंबर यानी 1 3 5, राइट। तो ऑड नंबर एक बार आना चाहिए, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। यहाँ पे आपने एक बार ऑड नंबर निकाला है, यहाँ पे 2 बार ऑड नंबर आ सकता है, यहाँ पे 3 बार ऑड नंबर आ सकता है। पर एक केस ऐसा भी तो होगा जिसमें ऑड नंबर आए ना। भाई टोटल केस अगर देखेंगे भाई तीनों में से, तो ऑड नंबर आपका क्या है, एक बार आ सकता है। अभी एक बार है, ये भी 3 बार होगा कि हो सकता है ऑड नंबर फर्स्ट में आए, सेकंड थर्ड में आए, हो सकता है ऑड नंबर सेकंड
थ्रो में आए बट फर्स्ट और थर्ड में ना आए, या हो सकता है कि वो थर्ड थ्रो में आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना आए। ऐसे 3 बन जाएंगे, सेम विथ 3 इसके बनेंगे, इसका तो एक ही है, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या है, अब मुझे ये पता है कि टोटल केसेस तो यही बनने वाले हैं, या तो ऑड नंबर आएगा ही नहीं तीनों में, आएगा तो एक बार आएगा, या फिर 2 बार आएगा, या फिर 3 बार आएगा। मुझे एक्चुअली ये बोला गया निकालने के लिए। बेटर क्या है, अब मुझे इतना पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 1 होती है। क्या बोला है, नहीं निकालने के लिए, ये बोला है नहीं निकालने के लिए। इट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन विल बी ऑड नंबर, पर तीनों में से कोई भी नंबर मेरा ऑड नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर तीनों में से कोई भी नंबर मेरा ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो ऑब्वियसली बात है इवन होगा। ऑल आर इवन नंबर, यानी कि पहला इवन नंबर, सेकेंड इवन नंबर और थर्ड इवन नंबर, राइट। अब अगर हम फर्स्ट डाई की बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट डाई आउटकम, सेकंड डाई आउटकम, थर्ड डाई आउटकम। अगर हम फर्स्ट डाई की बात करें, फर्स्ट डाई पे टोटल होते हैं 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। उसमें से इवन कितने होते हैं, 3, 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6, 3/6, 3/6। आंसर 1 माइनस 1/8, 7/8। 1/8 कैसे आया, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, तो 1 माइनस 1/8, 7/8 इज योर आंसर। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आ सकता है, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर एटलीस्ट 1, तो यहाँ के लिखोगे 1 माइनस नन विल बी एन इवन नंबर, तब भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 12 को इस तरीके से कर सकते हैं, 1/9 क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 13 लिखते हैं थोड़ा से। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls, right? So in a box we have 10 black and 8 red. टोटल होकर 18 बॉल्स हो गई, और आपको 2 बॉल्स निकालनी है, वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर आप, यानी कि विद रिप्लेसमेंट, सॉरी, आपने एक बॉल निकाला, कोई भी बॉल निकाला, उसका कलर नोट किया, दोबारा से उस बैग में डाल दिया। जैसे आपने 18 बॉल्स थी, 18 बॉल्स में से आपने एक बॉल निकाला, कलर नोट किया, बैग में डाल दिया, तो यानी जब जो सेकंड बॉल आप निकालोगे तब आपके बैग में 18 बॉल ही रहेगी, टोटल हमेशा आपका 18 ही रहेगा। विद रिप्लेसमेंट में ये होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में आपका टोटल एक कम हो जाता है। तो फर्स्ट कह रहे हैं वो, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, बोथ आर रेड बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2। तो पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी R1, दूसरी प्रोबेबिलिटी की R2 ले लेते हैं। यहाँ पे आपको R1 R2 को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि R से ही क्लियर है कि R स्टैंड फॉर द रेड बॉल्स, राइट। अब रेड कितनी है पास, 8 आउट ऑफ 18 इंटू सेकेंड अगेन 8 अपॉन 18। रीजन क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गई है, रेड बॉल की नंबरिंग कम नहीं हुई, टोटल की नंबरिंग कम नहीं हुई, बिल्कुल एज इट इज है। 4/9, 4/9, 16/81। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपका आ गया 16/81। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि फर्स्ट आपकी ब्लैक होनी चाहिए और सेकंड आपकी रेड होनी चाहिए। फर्स्ट विल बी ब्लैक, सेकंड विल बी रेड, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ब्लैक रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब ब्लैक कितनी है, 8 आउट ऑफ 18, नहीं ब्लैक आपके पास है सॉरी 10 आउट ऑफ 18, और रेड कितनी है, 8 आउट ऑफ 18, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 9, आंसर इज 20/81। ठीक है, अब थर्ड इंटरेस्टिंग है, वही कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि मेरी एक बॉल रेड होनी चाहिए, एक बॉल मेरी ब्लैक होनी चाहिए, वन ऑफ देम विल बी रेड एंड वन ऑफ देम विल बी ब्लैक, इररिस्पेक्टिव पहले कौन है। तो ये यहां पे आप ब्लैक रेड भी लिख सकते हो और रेड ब्लैक भी कर सकते हो। ब्लैक रेड की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास है, और इनफैक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम ही रहेगी, सो आंसर बिकम 40/81। तो कितना इजी क्वेश्चन है, 4 to 6 मार्क्स में आराम से पूछा जाता है,
आजकल वेटेज चेंज होगी, बट हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट वन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट का मतलब हो जाता है कि कितनी बार रिपीट हुआ है. तो मैंने आपको पहले कहा जितनी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है 12, 13, 14, 16 ये बहुत बार आए हैं आपके पेपर्स के अंदर. वेटेज अच्छी खासी वेटेज के साथ आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है. एक बार आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी बन जाता है. क्वेश्चन 14 में बोला गया है कि यार ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ए और बी मेरे पास इंडिपेंडेंट है. ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है. अब अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है. इसको आप लिख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/2 इंटू 1/3, 1/6. ए और बी की प्रोबेबिलिटी अगर दी है और ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली मैंने इसको डायरेक्टली 1/6 डाला. फर्स्ट पार्ट पे कह रहे हैं प्रॉब्लम ना मेरी सॉल्व हो जानी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए. अब इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, इट मींस यार कोई भी सॉल्व करे, ए करे बी करे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, इट मींस द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय ए और प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय बी. दोबारा सुनिए, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय ए और प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय बी. अब मैं बीच में और लगा रहा हूं, और मतलब यूनियन, राइट? तो यहां पे अगर हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम इज सॉल्व, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है. फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तीनों चीजें मेरे पास हैं. ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 माइनस 1/6. 6 इज एलसीएम, 3 plus 2 minus 1, 4/6, 2/3 is your answer. राइट, तो फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब है कि कोई भी करे, ए करे बी करे या दोनों मिलकर करे, ठीक है. प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें सारा का सारा ए यूनिट बी का फॉर्मूला लगा दिया. आंसर मेरा 2/3 आ गया. अब पेपर में क्या करते हैं वो लोग, ये प्रोबेबिलिटीज को चेंज कर लेते हैं, यानी 1/2 1/3 को दिया 1/3 1/2 या कुछ और डाल दिया, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना सारा का सारा. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट को एक बार देखते हैं. सेकंड पार्ट में बोला गया एनी वन ऑफ देम will solve. Any one of them will solve. यानी कि अब इसमें देखो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, any one of them. It means कि अगर A सॉल्व कर रहा है तो B को नहीं करनी, और अगर B सॉल्व कर रहा है तो A को नहीं करना. यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर A सॉल्व कर रहा है तो B को सॉल्व नहीं करना, और अगर A सॉल्व नहीं कर रहा तो B को सॉल्व करना. राइट, जैसे अगर मान लीजिए ए को हम आर्यन लेते हैं, बी को अगर हमने अभिनव माना है, तो अगर आर्यन सॉल्व करे तो अभिनव को सॉल्व नहीं करना, और अगर आर्यन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो अभिनव को सॉल्व करना है. दोनों में से किसी एक को तो सॉल्व करना ही करना है. सॉल्व तो करना ही है, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना मिलकर. बिकॉज इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता चुका हूं ऑलरेडी. इसको आप लिख सकते हो ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये तभी लिख सकते हो अगर आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज आपको फिर जो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला आप यूज करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आप इसको भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा. बट ये तब यूज करना है अगर इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी बार यानी कि 1 minus 1/3, 1 minus 1/2 into 1/3, 1/2 into 2/3, 1/2 into 1/3, 2 plus 1/6, आंसर आ गया 1/2. ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी आ गई. और दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 14. सो पहले वाले पार्ट में था एनी कोई भी सॉल्व करेगा तो वहां यूनियन निकाला था. सेकंड पार्ट में था कि एनी वन ऑफ देम विल सॉल्व, तो यहाँ पे ए को अगर सॉल्व करे तो बी सॉल्व नहीं करेगा, यानी बेसिकली ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया है. ओके, दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर. अब देखो, जो पर्सन जब भी वर्ड आता है तो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी होता है. तो इफ आई से एच फॉर हिंदी न्यूज़पेपर,
सो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 60/100। मैं सारा का सारा 100 में छोड़ रहा हूँ, उसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इज 40%, 40/100 एंड बोथ यानी कि इंटरसेक्शन हिंदी और इंग्लिश का गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 20%, 20/100। ओके, तो ये सारे डाटा आपको गिवन है और 3 पार्ट एक्चुअली पूछे गए हैं, एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, find the probability that she read neither English nor Hindi. Neither आ गया word, so probability of neither English nor Hindi. Neither मतलब 1 minus probability E union H. यूनियन का फॉर्मूला हमें पता ही ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सारे पेन खत्म हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, इसको मैं डालता हूँ तो एक ही कलर रहेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन H। ऑलमोस्ट सारी चीजें गिवन है। एलसीएम मैंने रखा 100, इंग्लिश है 40, 60, 20, 1 माइनस 80/100, ठीक है, कितना आ गया 20/100, यानी कि 1/5। आप चाहे 20% लिख दीजिए या उसे फ्रैक्शन में छोड़ दो, दिस ऑल अप टू यू। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल बेसिक्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक्स में खत्म हो गया, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था। आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप यूनिट निकाल के फिर से 1 में से माइनस कर दो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, सारा एक साथ करो सिंपल सी कैलकुलेशन से। अब जो बी पार्ट है एक बार उसको देख लेते हैं, और बी पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अब बी पार्ट, if she read Hindi newspaper, बहुत ध्यान सुनिए, if she read Hindi newspaper, find the probability that she read English newspaper। अब मुझे ये पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, यानी मेरा हो गया पास्ट इवेंट। बताओ इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लिंक कर पा रहे हो पहले वाले एक्सरसाइज से, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरह, कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इंग्लिश की, गिवन दैट हिंदी। सो यहाँ पे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इंग्लिश की, गिवन दैट हिंदी। फॉर्मूला विल बी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H। इंटरसेक्शन कितना है? 20/100। H कितना है आपका? 60/100। आंसर इज 1/3। इस तरह सी पार्ट देखते हैं। If she read English newspaper, because this become the past again, given that वाली condition आ गई। If she read English newspaper, find the probability that she read Hindi newspaper। यानी कि अब मुझे हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गिवन दैट है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर और ऑलरेडी रीड कर चुकी है, तो H/E यहां निकालना है। फॉर्मूला रिमेन द सेम, बस थोड़ा सा ही माइन्यूट चेंज होगा, नीचे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश आ जाएगा, इंटरसेक्शन है 20/100, E की प्रोबेबिलिटी है आपकी 40/100, आंसर इज 1/2। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें यूज हो रही है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी आसान है। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई फॉर्मुलेस की आपकी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, राइट। So this all complete your independent event question number 16। इतना ही था आपका 16 के बाद इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर उस 13.2 एक्सरसाइज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 13.3 को डिस्कस करेंगे।